नमस्कार भाइयों। आज 28 जनवरी हो गई है। ऑर्डर जो हमारा 7 जनवरी को आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसको डिलीवर हुए आज लगभग 21 दिन का समय हो चुका है। ठीक है, ऑर्डर जो आया था इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। हमने तो क्या, सिलेक्टेड में जो हमारे भाई थे शायद उन्होंने भी ना की। खैर, जो आया सो आया। चीज़ें कभी ऊपर और कभी नीचे होती हैं, ये जीवन है। हर किसी के साथ ये होता है। कल हमारे साथ अच्छा था तो आज बुरा है, और अगर आज बुरा है तो कल फिर अच्छा होगा। उतार चढ़ाव जीवन का नियम होता है, सभी को पता है। यहाँ पर कोई सिद्धांत वाली बात नहीं है, ना मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूँ। बस बात इतनी सी है कि 21 दिन जो हमने बिताए हैं, मानता हूँ बहुत ही परेशानी वाले दिन थे। परेशानियाँ झेली हैं, हद से ज़्यादा दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ हम सब ने झेली है, और सभी ने झेला है, सभी का वही हाल है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आगे क्या। आगे का मतलब ये है कि फ़िलहाल जो स्थिति बनी है उसके हिसाब से कुछ लोगों के पास निस्संदेह कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, वो उनको देख रहे हैं। गलत मैं उनको नहीं मानता भाई। हम में से किसी के पास भी अगर अवसर होगा तो वो आगे बढ़ेगा, और किसी को इसमें गलत नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में भी, चाहे लिस्ट 8 के मेरिट वाले भाई हों या लिस्ट 7 के हों। लिस्ट 7 का तो तब भी समझ में आता है, लिस्ट 8 का मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली में फैक्ट्स और ग्राउंड्स उनके क्या हैं, वो क्या लेकर के जा रहे हैं। इवन जब वो लिस्ट 8 में हैं और फेल ही कंसीडर्ड हैं तो पता नहीं क्या सोच करके जा रहे हैं। खैर, कुछ उनको सकारात्मक लगा होगा इसलिए जा रहे होंगे। विवाद और बहस का ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, और हम तब भी समर्थन करते हैं, उनको जाने दीजिए। वो जा रहे हैं, अपना जाएंगे और मॉडिफिकेशन में अपना देख लें। ठीक है, कोई विरोध नहीं है, उनसे भी कोई विरोध हम लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जगह हम होते तो शायद हम भी यही कर रहे होते। परिस्थितियों में अपने आप को रख करके देखिए तो कोई भी व्यक्ति गलत निर्णय जानबूझ करके नहीं लेता है। ठीक है, लिस्ट 7 जा रही है, उनका अधिकार है और जाना चाहिए भाई। मैं होता तो मैं भी जाता, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। लिस्ट 8 में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मतलब कोई चांसेस समझ नहीं आ रहे हैं। कितने भी अंक हो, कितनी भी मेरिट हो, लेकिन आप किसी एक विषय में फेल हैं, इस चीज़ को तो नहीं झुठला पाएंगे ना। खैर, जा रहे हैं, देखिए, प्रयास ज़रूर कीजिए, और कामना है ईश्वर से आप सफल हो जाएं। वैसे मुश्किल है काफ़ी। आप सभी से निवेदन है मेरा, चाहे वो किसी भी लिस्ट का हो, 7 का हो, 8 का हो, लो मेरिट हो, हाई मेरिट हो, सभी से एक निवेदन है, जिसको भी अभी जाना हो वो मॉडिफिकेशन के थ्रू जाए और अपनी बातों को रखे, अच्छे पॉइंट्स को रखे कि आपकी बात को कंसीडर किया जा सके। वहाँ पर आप कुछ भी वहाँ से ले कर के आएँ तो बस एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कुछ ऐसा प्रस्ताव एक्सेप्ट ना कर लें वहाँ से कि जो आपको तो दर्द दे और हम सबको दे दे। मेरा मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा कोई प्रपोज़ल कोर्ट की तरफ से आए कि आपको आयु सीमा में छूट दी जाए, ठीक है, और आपको अगली भर्ती में समाहित कर दिया जाए। इस तरीके के छलावे में बिल्कुल ना रहिएगा। आप समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पिछले 6 सालों की कोई वैल्यू नहीं रह गई। आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे फिर से। जब आप कंपटीशन करेंगे, आपके साथ में पैरेलल जो इंसान होगा वो 21 साल की उम्र का होगा, 22 साल की उम्र का होगा, 23 साल की उम्र का होगा। एक नया जोश होगा, तैयारी करके आएगा। ठीक है, और हम में से शायद कोई भी 27 से कम उम्र का नहीं है अभी। न्यूनतम आयु सीमा 27 है फ़िलहाल अपने ग्रुप में, और फिर अधिकतम की तो कुछ
कहा ही नहीं जा सकता। कोई 30 का होगा, कोई 32 का होगा, कोई 33 का होगा, 35 साल के भी होंगे इसमें। तो आप सोचिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं उन बच्चों के सामने जो 21 और 22 साल की उम्र के हैं, नए लड़के हैं, जो अभी बिल्कुल तैयारी में लीन हैं और कायदे से जब भी कंपटीशन में एग्ज़ाम होगा आपका तो वो आपको कम्पीट करेंगे। ये बातें सभी को पता हैं, बस मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को एक बार सोच करके चीज़ों को हाँ और ना करें। आप जाइए, आप चयन की बात करिए, आपको 2016 में चयन मिलता है, शुभकामनाएं हमारी, आप ले लीजिए। लेकिन ऐसा कोई प्रपोज़ल ईश्वर के लिए आप वहाँ स्वीकार मत करिएगा कि आपको इसी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है या आगामी भर्ती प्रक्रिया में आपको आयु सीमा में छूट दे दी जाएगी। आगामी भर्ती प्रक्रिया का मतलब है कि अब अगले इलेक्शन में ही दरोगा की वैकेंसी आएगी। इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश में चुनाव से 1 साल पहले वैकेंसी आती दरोगा की। तो आप मान के चलिए अगर 2027 में नई वैकेंसी आएगी, 2026-27 में, उस टाइम पर आपको 2 से 2,500 हज़ार की वैकेंसी में आप जाकर के कम्पीट करेंगे, आप कहाँ स्टैंड करेंगे? मान लीजिए आपने रिटन क्वालिफाई कर भी लिया, हालांकि चांसेस बहुत कम हैं। समय के साथ में आपकी क्या हर किसी की मानसिक क्षमता घटती जाती है, और ख़ास तौर से तब जब आप 3 साल इस तरीके से कोर्ट कचहरी का मैटर देख रहे हो। जिम्मेदारियां सभी के साथ आएंगी, बहुतों की शादियां हो चुकी हैं, बहुतों की होने वाली होंगी। क्या आप कंप्लीट कर पाएंगे फिजिकल में? ठीक है, इन चीज़ों को सोच लीजिएगा। किसी को भी हतोत्साहित करने का उद्देश्य नहीं है मेरा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा 2016 में अगर आपको चयन मिलता है आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा मॉडिफिकेशन में। अगर आपको 2016 में चयन ना मिल करके कोई दूसरी लॉलीपॉप दी जा रही है, आप बिल्कुल मत लीजिएगा। वो घातक आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी स्वीकार ना करें। और जब आप मॉडिफिकेशन से अगर आपके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है तो रिव्यू के लिए हम सब साथ में ही चलेंगे ना, साथ में चलेंगे और साथ में लड़ेंगे जैसे अभी तक लड़ते हुए आए हैं। इसमें शायद किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप रिव्यू के लिए जाएंगे तो आपके सामने अब 2 बातें खुल कर के एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं जो अभी तक स्पष्ट नहीं थी। पहली चीज़ ये कि अब अगर आप जीतते हैं, अब लार्जर बेंच में रिव्यू में, तो ये जीत इस बात को तो तय ही करेगी कि आपके जीतने पर रिज़ल्ट तो रिवाइज़ नहीं होने वाला। इसका मतलब साफ है, वो ये कि अब कम से कम हम इस अंधेरे में तो नहीं है ना कि हम जीतेंगे उसके बाद रिज़ल्ट रिवाइज़ होने पर हमारे कुछ ही भाई अंदर जाएंगे। देखिए, अब हमारी लड़ाई सिलेक्टेड भाई जो सिलेक्टेड हैं उनसे नहीं है, इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। वो अब हमारी लड़ाई से गायब हो चुके हैं। उनको नियुक्ति मिल गई, उनको शुभकामनाएं उनके भविष्य के करियर के लिए, और कोई मनमुटाव हमें उनसे रखना भी नहीं था। हम केवल अपने हक के लिए लड़ रहे थे, बस वो हमारे बीच में आ रहे थे। और हम भी होते उनकी जगह तो शायद यही करते, गलत तो वो भी नहीं थे अपनी जगह। चलिए, वो अब अपना उनका जो होना था वो हो गया, और चलिए अच्छा ही हुआ कि खैर उन्होंने भी काफ़ी कुछ झेला था, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो हम झेल रहे हैं इसको तो हम ही को निकलना पड़ेगा ना इससे। भाई ठीक है, हम लोग ने गम मना लिया, 20-22 दिन हो गए हैं, गम मना लिया। अब आगे भी बढ़ना है ना। जो अलग अलग जा रहे हैं मॉडिफिकेशन के लिए सभी लोग जाएं और पूरी कोशिश करें, पूरा प्रयास करें, कुछ लाभ लें। और जब मैं कह रहा हूँ लाभ लें तो लाभ का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप अपना चयन सुनिश्चित करें 2016 की वैकेंसी में, ना कि 2021 या किसी अन्य वैकेंसी में आयु सीमा का लाभ लेकर के वापस आएँ। वो आपके लिए भी घातक है।
अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो बिल्कुल स्वीकार मत करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब आप वहाँ से वापस आएंगे और कुछ अच्छा नहीं घटित हुआ तो हम सब साथ में चलेंगे रिव्यू के लिए। और रिव्यू के लिए एक मेरे जहन में एक विचार आया है, वो ये है कि आप सिर्फ इतना करिए। पहली चीज़ ये है कि आप संख्या बल को सीमित करिए। संख्या बल सीमित करने का मतलब ये नहीं किसी को छोड़ देना है, यहाँ पर थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि आप कैसे भी करके लार्जर बेंच जो है रिव्यू पिटीशन डलवा करके लार्जर बेंच फ्रेम करवा दें एक बार। और जब वो फॉर्म हो जाएगी फिर सोचने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि लार्जर बेंच अगर एक बार आपकी सुनवाई शुरू हो जाती है वहाँ पे, तो आपकी जो कानूनी स्थिति है वो वही हो जाएगी जो 11 सितंबर 2019 के बाद थी। ठीक है, तो हमने अपने पक्षों को हाई कोर्ट में रखा था, हम अपने पक्षों की वजह से जीते थे, किसी की दया में नहीं और किसी का कोई उसमें ऐसा नहीं था कि गलत तरीके से जीते हों। हम अपने पक्षों के आधार पर जीते थे और हमारे तथ्य सही थे और अभी भी सही हैं। किसी कारण से एक निर्णय हो जाने से जिसमें जजमेंट शायद ठीक तरीके से नहीं हो पाया, ऐसा हम कह सकते हैं, हमारे वो तथ्य ख़त्म नहीं हो जाते, समाप्त नहीं हो जाते। जो तथ्य, जिन तथ्यों पर हम ऑर्डर लेकर के आए थे इलाहाबाद में और लखनऊ में फॉलो किया था AFR ऑर्डर था ना वो भी। ठीक है, लार्जर बेंच फॉर्म हो जाएगी जब एक बार, उसके बाद हम सब लड़ेंगे। और इसका तरीका ये है कि संख्या बल को कम करना होगा। कम करने का मतलब है सीमित करना होगा। रणनीति मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि हम शुरुआत में लगभग 500 लोगों का एक बंच बनाएं, जिसमें लिस्ट 7 के भी हों, लिस्ट 8 के भी हों, हाई मेरिट, लो मेरिट, सभी तरीके के। ठीक है, और इन लोगों को रिव्यू के लिए फ़ाइल कराएं एज अ पटिशनर। और जब ये रिव्यू के लिए फ़ाइल करेंगे तो इनकी सुनवाई स्टार्ट होगी। भाई जजमेंट को भी आप देख लीजिए तो उसमें कुछ भी इतना टफ नहीं है कि लार्जर बेंच फॉर्म ना हो पाए। बिल्कुल गठित की जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा तर्क नहीं दिया गया, जहाँ तक मैंने देखा मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी को उसमें समझ आया हो तो वो मुझे बताए, करेक्ट करे कि आपकी लार्जर बेंच को बनने से कोई उसमें कोई तकनीकी परेशानी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, और ये 500 लोगों का जो बंच होगा, जो 500 लोगों का ग्रुप होगा जो पैटिशनर बनेंगे, इसमें आप अमाउंट रखिए बल्क में, जो कि वन टाइम होगा, पार्ट्स में नहीं देना है। आप एक अच्छा अमाउंट रखिए। अच्छा अमाउंट का कारण है मैं बता रहा हूँ कि जब आप याची बनाएंगे तो लोग इसमें पैनिक होंगे कि मुझे क्यों छोड़ रहे हैं या मुझे क्यों नहीं ले रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो सीधी सी बात है, रिस्क तो हल्का सा अभी भी है हमारे पास। ऐसा थोड़ी ना है कि श्योरिटी है कि ये चीज़ हो ही जाएगी। हमारे सामने ये विकल्प है। हम अगर 500 लोगों को लेकर के जाते हैं, जो 500 याची होंगे, वो संख्या में 1800 की तुलना में बहुत कम लगेंगे। 1800 और 1500 की तुलना में 500 की संख्या काफ़ी कम लगती है। लार्जर बेंच फॉर्म होगी। लार्जर बेंच में आप एक बात को समझ लीजिए अच्छे से। पहली चीज़, ललित साहब नहीं होंगे बेंच में, रिव्यू में। ठीक है, सभी को पता है। तो जो परेशानी हमको लगती थी वो आधी तो अपने आप ही ख़त्म हो गई। दूसरी बात ये है कि जब 500 लोगों की याचियों की जो याचिका पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, पुनर्विचार याचिका जिसको बोलते हैं, तो ये 500 लोग संख्या में इतने ज़्यादा नहीं लगते कि इनको समाहित करने से पहले बेंच को सोचना पड़े। भाई 800 लोगों को समायोजित किया जा सकता है 2011 के बैच में, 800 लोगों को एक बार में, 700 लोगों को एक बार में। तो 500 को समाहित करना कोई इतनी बड़ी इतनी टेढ़ी खील मुझे समझ नहीं आती। 2011 वाले गलत होने के बाद भी लगातार समायोजित होते चले जा रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि वो टुकड़ों में जा रहे हैं। रिव्यू में अगर आप फिर से पहुंच गए ना 1700-1800 की संख्या में, तो जो काम आपका हो सकता है अभी वो भी नहीं होगा। आप एक
प्लस पॉइंट देखिए ना कि अभी तक आप अपने आप को सही साबित करने के बाद भी इस सोच में थे कि कहीं रिज़ल्ट रिवाइज ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन अब कम से कम ये स्थिति तो कंफर्म हो गई ना कि अगर आपने अपने आप को सही साबित कर दिया, जो आप कर ले जाएंगे, अगर सही तरीके से काम किया गया तो बिना किसी वैचारिक मतभेद के, कोई टीम सुपीरियर नहीं, कोई डाउनग्रेड नहीं, सब अच्छे से तालमेल के साथ में काम करते हैं और अपना 100% देते हैं, तो नौकरी अभी आपके हाथ से गई नहीं है। सोच का फ़र्क है। हताशा सभी को होती है भाई, लीडर्स को क्यों नहीं होगी? दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक है, इतना दिमाग में कैलकुलेशन किया, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। अब वो चीज़ें जैसा सोचा था अगर वो नहीं हुआ तो हर कोई हताश होगा। हम होंगे, अगर लीडर की तरीके से काम कर रहे होते, हम में से कोई होता तो हम सबको भी यही हताशा घेरे होती। लेकिन उन्होंने लीड किया है ना। हम लोग केवल क्या है, पैसा दे करके बैठ गए, हाँ भाई फंड मांगा गया, दे दिया। अब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं, कोई बता क्यों नहीं रहा है, क्या नहीं कर रहा है? अरे 1 मिनट के लिए ज़रा अपने आप को उस जगह पर रखो कि उन पर बीत क्या रही है। कोई भी हो, किसी भी जगह का हो, कोई किसी भी ग्रुप का, चाहे लिस्ट 7 का हो, लिस्ट 8 में मेरिट वाले हों, नॉन मेरिट वाले हों, खैर ये अलग बहस का मुद्दा, मेरिट और नॉन मेरिट का, उसका कोई मतलब नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी आप हर पक्ष को देखिए ना। ठीक है, परेशानियां अभी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशानियां रहेंगी। सोच लीजिए, समझ लीजिए, 4200 ग्रेड पे का ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। अगर मौका है तो संभल करके लड़ लीजिए, शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। समय ख़राब आता है तो अच्छा भी आता है, और अच्छा आता है तो ख़राब भी आता है। ये अनुभव आपने पिछले 2.5-3 सालों में बहुत अच्छे से कर लिया होगा। रोलर कोस्टर जैसी राइड तो करते हुए आ रहे हो भाई। अगर ऊपर थे तो ऊपर से नीचे तो आओगे ही, और नीचे हो तो ऊपर फिर जाओगे। तो अब नीचे से ऊपर जाने से पहले इतना सोचने की ज़रूरत क्या है? मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है, जो टीम जा रही है उनको जाने दीजिए, उसमें कोई किसी को मना नहीं करेगा, और कर भी नहीं सकता, ना करेगा, करना भी नहीं चाहिए, उनका अधिकार है, अपना जाएं। मॉडिफिकेशन में बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट ना करना कि परेशानी हो जाए भाई, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और जब आपका रिव्यू की बात आएगी तो सब साथ में चलेंगे। उस समय कोई किसी से कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। और लीड की बात रही तो लीड वही सब करेंगे जो अभी तक करते हुए हैं। ठीक है, आप फंड रखिए, अच्छा खासा अमाउंट रखिए, क्योंकि उसमें बच्चे पैनिक नहीं होंगे पहले, नहीं तो हर कोई कहेगा कि मुझे ऐड करिए, मुझे ऐड करिए। कोशिश कीजिए उन लोगों को आप ऐड करें पहले बैच में, जिसमें जो हाई कोर्ट से लड़ते हुए आए हैं, और संख्या 500 तक ही सीमित रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जब एक बार ये बैच क्लियर हो गया ना, एक बैच ये क्लियर हो गया, तो उसके बाद बचे हुए जो 800-900 बच्चे हैं या 700 हैं, कोई नहीं जानता कितने हैं, 700 में बचेंगे, 500 बचेंगे, 400 बचेंगे या 900 बचेंगे। बहुत लोग तो विड्रॉ कर चुके होंगे, तो वो 400, 500, 600 जितने भी बचेंगे वो बाद में चले आएंगे। 2 बंच में जा सकते हैं 300-300 के, या इकट्ठे 600 भी चले जाएंगे। उस समय परिस्थितियां दूसरी होंगी भैया, कि आप ये क्लेम कर सकेंगे कि हमसे पहले 400 का, 500 का एक बैच जा चुका है। आपको कोई बड़ा वकील नहीं ले जाना, तब आपको ना लार्जर बेंच में जाना होगा। उस टाइम पे आप एक नॉर्मल सी बेंच जो भी फॉर्म होगी, आप नॉर्मल सी SLP पे जा पाएंगे। एक छोटा सा वकील ले जा सकते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख का वकील भी अगर ले जाएंगे और 200 लोग हैं तो 500 रुपये पर हेड पड़ेगा। ठीक है, अभी जिसको थोड़ा सा भाई 3 महीने 4 महीने पहले जाना हो, वो पहले थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा दे देगा। अमाउंट के साथ में थोड़ा सा रिस्क है उसके साथ में। मेरे हिसाब से अगर 500 लोगों का आप देखिए और 10,000 रुपये पर कैंडिडेट का आप देखिए, तो आपके पास 50 लाख का बल्क में अमाउंट आएगा, और 50 लाख आप लार्जर बेंच में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। भाई 40,000 खर्च किए, 40,000 और 45,000 रुपये का जुआ खेला गया, क्या 10 और नहीं कर सकते? और आराम से आपको मिल जाएंगे। लिस्ट 7-8 को कंबाइंड मिला करके जब आप कैंडिडेट्स को ढूंढेंगे तो आपको देने वाले मिलेंगे, बशर्ते इस चीज़ का एश्योरेंस होना चाहिए कि आप एज अ लीडर आपस में कल को कोई
जो बहस की कहा सुनी वाली बात होती है ये नहीं आनी चाहिए। भाई बहुत कुछ झेल लिया, बहुत कुछ देख लिया, अब हर कोई परेशान, और आप भी परेशान हैं। एज अ लीडर आप भी परेशान होंगे कि अल्टीमेटली अब सभी को नौकरी चाहिए। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, है ना। कोई इसमें किसी से मनमुटाव नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। अच्छा सा है, आपके पास विकल्प है, आप मॉडिफिकेशन के लिए जाइए, देखिए आपको कुछ अच्छा मिल जाता है 2016 की ही वैकेंसी में तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और अगर इन केस ऐसा कुछ होता है, वो वहाँ से प्रपोज़ल आपको आता है एज रिलैक्सेशन या समथिंग इस तरीके का कुछ भी आता है, तो मत एक्सेप्ट करिएगा। फिर लार्जर है ना हमारे पास, हम लार्जर में चलेंगे। भाई 6 साल दिए, 6 महीने और दे देंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो होगा। एज रिलैक्सेशन का मतलब सीधा समझ जाइए, आप में और एक नॉर्मल नए से इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, आप 0 से शुरू करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता भी दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको जो लीडर्स हैं इनको थोड़ा सा सोचना होगा, क्या वो इस चीज़ को लेकर के एग्री करेंगे। भाई 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, और बल्क में बच्चा ना जाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप कहेंगे तो मैं खुद ही रुक जाऊंगा, मैं बाद वाली शिफ्ट में चला जाऊंगा, मैं इतना श्योर हूँ इस चीज़ को लेकर के, मैं नहीं जाऊंगा। आप बताइए तो 500 लोगों को ले लीजिए और आप लोग चले जाइए, ये बताइए तो मैं आप 500 लोगों में शामिल हो जाऊँगा, मैं आपके साथ चला जाऊँगा, मैं दोनों में ओके हूँ। मुझे पता है ये तरीका काम कर जाएगा। आप देखिए, ऑर्डर को पढ़िए, ऑर्डर में उनको जिताया गया है, आपको हराया नहीं गया है। आप हारे नहीं हैं उस जजमेंट के हिसाब से, क्योंकि आपके लिए रिलैक्सेशन की बात उठ जाना ही अपने आप में इस बात का पर्याप्त सबूत है कि आप गलत नहीं हैं। और जब हम गलत नहीं हैं और गलत ना होने के बाद में हम 6 साल की पीड़ा क्यों झेलेंगे। आप चलिए तो, और भी न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, ललित साहब अकेले नहीं हैं, ठीक है। और सिलेक्टेड वाले अगर सुन रहे हो तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि हमको आपसे कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हमें कोई आपसे लड़ाई या कुंठा कुछ भी नहीं है। आपकी किस्मत है, आपका अधिकार है, आप ले गए, हमें अब आपसे कोई मतलब नहीं ना। हम आपके लिए वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चनिंग करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी जिए आराम से, हमें आपसे कोई कुंठा कोई वैचारिक द्वेष नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी बीच में कुछ भी ऐसा ना करें, क्योंकि हम सब हैं तो आखिरकार भाई, 6500 की मुहिम में तो हम सब साथी थे। बीच में हमारी परिस्थितियां एक दूसरे के खिलाफ ले गई, लेकिन जब अब आप सुरक्षित हैं तो आप किसी दूसरे की आशाओं पे पानी फेरने के लिए कुछ ऐसा ना करें। ये आप इसको रिक्वेस्ट समझ लीजिए। और फिर अब हमको तो इन भाइयों से भी नहीं लड़ना है ना, वो उनका तो हो गया। और प्राइवेट पार्टी जब अपोजिशन में नहीं है, हमको केवल गवर्नमेंट से लड़ना है यार, तो हमको परेशानी क्या है। हाई कोर्ट में तो हो गया था ना हमारा काम, फिर से हो जाएगा। बस क्या है कि इधर जितने भी लीडर्स हैं तो कायदे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को, और आखिरी लड़ाई एक बार अच्छे से साथ में लड़ लो। अपनी कुंठाएँ, अपने ईगो, अपनी हर चीज़ साइड में कर लो। किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है। बाकी आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी बातें, और आप सहमत हों या ना हो ये भी आपका व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है। मैं बाइंडिंग नहीं हूँ, मेरी बात कोई बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। अगर अच्छी लगती है तो इनिशिएट करते हैं। थक करके हार करके बैठने का कोई विकल्प मुझे समझ नहीं आता। अगर आपके पास रास्ते हैं तो आपको बैठना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं यार हम हर बार जीते ही, बीच में हम हार भी सकते हैं और फिर से जीत सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे पहले घना अंधेरा होता है, शायद हम वो अंधेरा देख रहे हो। भाई सोचने में क्या जाता है, हम इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली देख सकते हैं ना। हम
क्यों गलत सोचें, हम शुरू कर सकते हैं, हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं, हम फिर से जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे। ये नकारात्मकता निकाल दीजिए कि आप कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ हुआ क्या है आपके साथ, केवल वो जीते हैं, आप हारे नहीं। अगर आप हारे होते तो आपको ये रिलैक्सेशन वाला पॉइंट भी नहीं आता। ठीक है, बाकी देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सोचिए, विचार करिए। बाकी दुखी होकर के बैठने से तो आपको कोई विकल्प नहीं मिलने वाला है।